श्रीवास्तव संजीव, नई दिल्ली से बैठकर इस जंग के वीडियो जो सोशल मीडिया में हम देख रहे हैं, फिक्र होती है क्या आपको भी हिंदुस्तान के लिए या फिर पूरे रीजन के लिए या दुनिया के लिए? संजीव, तो मानक आज तो मैं पूर्व में हूं, लेकिन दिल्ली से आया हूं, कल ही आया हूं। तो कल शाम को ये समाचार था और करीब करीब सबकी बातों से मैं सहमत हूं, लेकिन चूंकि मेरे साथी रह चुके हैं और लंदन से बता रहे हैं दुनिया की क्या स्थिति है, सबसे ज्यादा मैं श्रीकांत की बात से इत्तेफाक रखता हूं। उसके दो प्रमुख बिंदु हैं। देखिए, जो आपने विश्व युद्ध की बात की ना, एक तो रूस का ईरान को आज से नहीं पुराना समर्थन रहा है, सीरिया को भी समर्थन रहा है, लीबिया में भी उसका थोड़ा बहुत समर्थन था, एंटी अमेरिकन फोर्सेस को वो समर्थन करता है। लेकिन अमेरिका जिस तरह से मैं कहूं खुल के या चौड़े में आके इजराइल के साथ खड़ा होता है, वैसा रूस अभी करना अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे शिव भी कह रहे थे, एक तो वो खुद यूक्रेन की लड़ाई में उलझा हुआ है, दूसरा उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है, और तीसरा कहीं ना कहीं एक जो ऐसा नहीं है कि इस्लामिक रेडिकलाइजेशन का एक खाली मामला है, बट चीन हो या रूस, वो बहुत ज्यादा खुल के इस्लामिक रेडिकलाइजेशन का जो एक झंडा लोगों ने लहरा रखा है कि ये वो भी एक पहलू है इस पूरी लड़ाई का, जो कि नहीं है। खाली वो एक पहलू नहीं है, पहलू इसके कई हैं। जैसे मेरे सभी पूर्व वक्ताओं ने कहा कि ये इतना पेचीदा और इतना ऐतिहासिक मामला है, हम कश्मीर को ऐतिहासिक मानते हैं, कश्मीर का भी सही कह रहे हैं, का इस्तेमाल करें तो उसका बाप लगता है, उससे ही पुराना है फिलिस्तीन का मामला। तो उतना ही पेचीदा है, उतनी उसकी अलग अलग राय है, लेकिन अलग अलग वजह से रशिया भी उलझा हुआ है, और चीन ने तो इतना जबरदस्त मतलब अभूतपूर्व इकोनॉमिक स्टिमुलस दिया है पिछले 3-4 दिनों में, कहीं अपनी आर्थिक अर्थव्यवस्था और शेयर बाजारों को संभालने के लिए। तो अपार्ट फ्रॉम अदर फैक्टर्स, वो इकोनॉमिकली अब वो अफोर्ड नहीं कर सकता किसी भी तरह से। और जैसे फिर शिव जैसे कह रहे थे कि चीन भी अपने अड़ोसी पड़ोसी और इधर उधर तो मसल्स फ्लेक्स करने के लिए तैयार है और अपना शक्ति प्रदर्शन करता है, लेकिन वो इतने दूर जाके और सीधे सीधे, क्योंकि इजराइल के पक्ष में जितना खुल के अमेरिका, तो 100% और फिर आप 80-90% यूरोपीय देश समझ लें, उस तरह से मुखर होके नहीं आ सकते रूस और चीन। तो विश्व युद्ध की संभावना कम हो जाती है, लेकिन नकार आप बिल्कुल नहीं सकते। अच्छा, वाइडर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है क्या? वर्ल्ड वॉर, चलिए मानिए रशिया और चाइना नहीं आते, पर इस रीजन में वाइडर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मैं तो कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि विश्व युद्ध की संभावना भी 0% है। हाँ। लेकिन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी में 90% विश्व युद्ध नहीं हो सकता। वाइडर कॉन्फ्लिक्ट भी इसलिए नहीं हो सकती कि सऊदी के प्रिंस ने कल परसों ही बयान दिया इजराइल के खिलाफ बड़ा जबरदस्त, चूंकि वो इन दिनों वैसे चुप्पी साधे हुए थे। लेकिन जिस तरह की सिया सुन्नी पॉलिटिक्स है, जिस तरह की लोकल इक्वेशंस है, सऊदी खुल के ईरान के सामने नहीं आएगा, कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उसको सूट करता है अगर ईरान कमजोर हो। एक्चुअली ईरान ने अपना हैंड थोड़ा ओवर प्ले कर दिया। अगर वो ये मिसाइल अटैक करने की बजाय इतना 200 की बजाय अगर 20 मिसाइल छोड़ता ना तो उसकी थोड़ी फेस सेविंग भी रहती। अब उसने, अब आपको ध्यान आएगा, 2 दिन पहले नेतन्याहू ने एक तरह से खुल के सार्वजनिक अपील की थी ईरान के लोगों से कि भैया आप वहां का शासन बदलिए। पर्शियंस और इजरायली जूस तो बहुत पुराने, कोई जैसे तारीखी दोस्त हैं, हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहे। और एक्चुअली शाह का जब तक शासन था ईरान में, तब तो ईरान एक यूरोपियन देश जैसा ही था ना। वो तो उसके बाद वहां पे कट्टरपंथ और इस तरह की राजनीति शुरू हुई है। तो वो भी चाहते हैं कि किसी तरह से वहां का शासन बदला जाए। और फिर 2 दिन पहले जैसे अभी बता रहे थे शिव कि वो बंकर चले गए, उसके साथ साथ ये भी खबर थी कि उन्होंने अपना जो मौलाना वाला चोला उतार के मिलिट्री यूनिफॉर्म पहन लिए। हालांकि मिलिट्री यूनिफॉर्म में उनकी कोई तस्वीर जारी नहीं की गई है, लेकिन ये खबर थी सोशल मीडिया पे। तो उसका संकेत ये तो था कि भाई वो भी युद्ध के लिए, लड़ाई के लिए तैयार है। क्योंकि देखिए, ईरान की भी तो आप स्थिति समझिए। आप ईरान के हर दोस्त को, मतलब जैसे जय वीरू में से मतलब ठाकुर जय वीरू, रोज उनको उड़ा रहे हो, थप्पड़ मार रहे हो, पिटाई कर रहे हो, तो बेचारा वो क्या करे? अगर वो हाथ पे हाथ धर के बैठा रहता है तो उसकी दुनिया में साथी नहीं रहेंगे। भाई जो भी आपको एक परसेप्शन की लड़ाई भी तो लड़नी है। अब परसेप्शन की लड़ाई में
अगर हम एज अ इंटरनेशनल सिटीजन सोचें तो सबसे अच्छा तो ये है कि इजराइल का अगर बहुत नुकसान नहीं हुआ है, जैसा कि अभी तक लग रहा है कि बहुत नुकसान नहीं हुआ है, तो वो इस मौके को एक बार जाने दे, अगर वो थोड़ा सा ऊपर कर जाए। लेकिन ये बात हजम नहीं होती। बेंजामिन नेतन्याहू का ये चरित्र ही नहीं है। हाँ। उनका जो पूरा बैकग्राउंड है, उनकी जो पूरी हिस्ट्री है, जो पूरी शख्सियत है, वो तो मतलब जेम्स बॉन्ड तो जैसे बाद में आया है, नेतन्याहू पहले से आए हुए थे। उनकी तो पूरी पर्सनालिटी, वो पूरा का पूरा जो अपनी उनकी चाल ढाल, वॉक, वहां का सोशल मीडिया, जिस तरह से वो हमारे यहाँ बोलते हैं शेर आया शेर आया, वो वहां पे बिल्कुल उसी तर्ज पे बेंजामिन नेतन्याहू की सारी चाल ढाल रवैया है। तो वो जो उन्होंने एक अपनी माचो इमेज बनाई है, जिसका देखिए हम ये सब भूल जाते हैं कि इजराइल में भी तो कितना विरोध है बेंजामिन नेतन्याहू का, वहां पे भी तो पीसनिक्स हैं, वहां पे भी लोग चाहते हैं कि भाई आगे बढ़े। परसों 2 दिन पहले जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर का आया था कि हम 53 मुल्कों की तरफ से इजराइल को सुरक्षा की गारंटी देते हो या हम ऑफर देते हैं। इजराइल का क्या ऑफर है? एक्चुअली इजराइल का कोई ऑफर ही नहीं है, इजराइल का कोई एंड गेम ही नहीं है। इजराइल का एंड गेम यही है कि हम लड़ते जाओ, सबको मार डालो, जो कभी मरेंगे नहीं, सब एक मरेंगे 10 पैदा होंगे। तो एक्चुअली इजराइल के पास तो कोई स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है नहीं उनका। उनका तो सिर्फ सबको निपटा दो एंड होपफुली हमारा दुश्मन कोई नहीं बचेगा, फिर हम जो मर्जी आए करते रहेंगे। वो होगा नहीं। तो मामला पेचीदा है। विश्व युद्ध के खतरे बहुत कम है। भारत अब तक एक्सपर्ट हो गया है, जैसे हम यूक्रेन और रूस के साथ है ना, हम इस तरफ से भी खेल लेते हैं, उधर भी गले मिलाते हैं, इधर भी गले मिल लेते हैं, फिर एक को बनाने जाते हैं कि अरे उससे नकली गले मिले कि असली गले मिले। तो ये सब हम अब इसमें एक्सपर्ट हो गए हैं, टू रन विद द हेयर एंड हंट विद द हाउंड, जो हमारी पॉलिटिक्स है। और हमारे पास भी कितने विकल्प है, हमारे पास भी ज्यादा विकल्प नहीं है ना हम इजराइल के साथ खुल के खड़े हो सकते हैं, क्योंकि हमारा पूरा गल्फ, पूरा मिडिल ईस्ट, पूरी इस्लामिक दुनिया में एक देश है, इंडियन डायस्पोरा है, वहां से हमारे रिपैट्रिएशन होता है। मतलब हम बियॉन्ड अ पॉइंट उनको अपने खिलाफ नहीं खड़ा कर सकते, जबकि हकीकत ये, चाहे वो और शिव इस बात की तस्दीक करेंगे और बाकी सब लोग भी जो मुझसे ज्यादा अनुभवी और ज्ञानी हैं इस पैनल पे, कि ईरान ने, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस है, चाहे कश्मीर है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे मतलब किसी भी मुद्दे पे एक्चुअली वो खुल के भारत का साथ नहीं देता। इनफैक्ट व्हेन पुश कम्स टू शव, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आता है। और कश्मीर पर खुलकर बयान देते हैं, हिजबुल्लाह के नेता कश्मीर पर खुलकर कह चुके कि इनको तो सेल्फ डिटर्मिनेशन का अधिकार होना चाहिए। ये तो तब है जब ईरान हमारा उन सब में सबसे अच्छा मित्र है। मतलब हमको वहां पोर्ट बनाने दे रहा है, ये करने दे रहा है, तो स्ट्रेटेजिकली हमारे सबसे करीब होते हुए भी एक्चुअली वो हमारे से बहुत दूर है। तो वो जो एक इंटरनेशनल मुस्लिम ब्रदरहुड का है, या वो जो एक यूनिवर्सल थॉट है, उसमें इसमें यहां पे जरूर शिया सुन्नी का थोड़ा पेच पड़ गया है, जिसकी अलग डायनेमिक्स है ही गल्फ में। बट भारत के पास कोई खास विकल्प नहीं है, और भारत की कोई खास समस्या भी नहीं है। तेल के दाम गिर रहे थे तब कौन से भारत में तेल के दाम कम हो गए? तेल के दाम अगर 40% तेल के दाम गिर गए, संजीव, तेल के 40% तेल के दाम गिर गए, और भारत में सिर्फ एक बात संजीव, जब तेल के दाम कम होते हैं ना इंटरनेशनल मार्केट में, तब हिंदुस्तान में तेल के दाम कम नहीं होते पेट्रोल डीजल के, लेकिन जब बढ़ जाते हैं ना इंटरनेशनल मार्केट में, तब यहां बढ़ जरूर जाते हैं। नहीं, वो भी नए भारत में ज्यादा होता है। पहले जब दुनिया में कम होते थे तो यहां भी कम होते थे। नए भारत में कम हो चाहे बढ़े, यहाँ कम नहीं होते। और उसका कारण है क्योंकि इनको ये फिस्कल डेफिसिट के प्रति ज्यादा सचेत है। ऐसा नहीं कि मैं खाली आलोचना के संदर्भ में कह रहा हूं, इनको फिस्कल डेफिसिट मैनेज करना है, इनको ऑयल कंपनीज का मुनाफा बढ़ाना है, जिससे वो सरकार को डिविडेंड दे, जिससे अगेन वो सरकारी वित्तीय प्रबंधन की कहानी है। तो ऐसा थोड़ी है कि अगर वो कम नहीं कर रहे तो अपने घर लेके जा रहे हैं पैसे, उसकी एक अलग उनकी आर्थिक सोच है। बट तेल के दाम बढ़ने से यहां पे दाम बढ़ा पाएगी सरकार? शिवकांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए शिवकांत जी, बोलिए।